चलो, आज जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट करना है वो है हमारा ईओक्यू। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो ईओक्यू का मीनिंग क्या है। ईओ की वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब वो रीऑर्डर की क्वांटिटी। मतलब हम इस तरह की क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे जिससे हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, मिनिमाइज, कम होगी, एसोसिएटेड विद द होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। देखो, एक तो हमें टोटल कॉस्ट कम पड़ेगी, दूसरा हमारी जो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट है वो भी हमें क्या पड़नी चाहिए, सबसे मिनिमम लेवल पे। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं हम। कैसे हम एस्टिमेट करेंगे ईओक्यू को ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड टोटल कॉस्ट। अब देखो, ये है हमारी टोटल कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है +2 में, कभी आता था ना, ऐसी बनती थी ना ये वाली हमारी कर्व। ठीक है ना, इसका ये वाला पॉइंट ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी, हाँ, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस। ठीक है ना, पर ऑर्डर की कॉस्ट हमें क्या बढ़ती है, कम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी गोल बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मतलब कि कट करती है ना तीनों चीजें। थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जहां पर भी ये तीनों चीजें देखो ये कट कर रही है ना, तो ये हमारा कौन सा लेवल है, ईओ क्यू, जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम लेवल पे है यहाँ पे। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों चीजें मिल रही है, वहां पे हमारा क्या बनेगा, ईओ क्यू पॉइंट। ठीक है, अब देखो ईओक्यू का ना एक फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो वैसे कर लेना, 2AO/C। अब इसमें ए का मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग होता है एनुअल डिमांड। आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ना कि आपकी पर साल, पूरे साल की डिमांड कितनी है। देखो ओ से बिल्कुल इजीली याद होता है कि क्या लिखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर लिखनी होती है हमें। और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, 2AO/C। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, note that the formula is provided in your exam. You must make sure that you know what the different symbols represent so that you can use the formula correctly. ठीक है, पेपर में मतलब आप इस तरह से भी याद कर लेना। डी का मतलब क्या है, डिमांड पर एनम। सी ओ लिखा है तो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड वन ऑर्डर। सी एच मींस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर द 1 ईयर। अब इसमें assumptions भी हैं कुछ। कौन कौन सी assumptions हैं, there are the number of important assumptions relating to the EOQ that you should note. Demand and the lead time are constant. कहते हैं जो डिमांड है और लीड टाइम है वो कांस्टेंट है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पूरे साल की जो डिमांड है वो इतनी ही रहेगी, वो चेंज कभी नहीं होगी, है ना, तभी हम पूरे साल की डिमांड देख रहे हैं। हम आज ही बता रहे हैं कि हमारे पूरे साल की डिमांड इतनी होगी, मतलब हम इतनी बड़ी assumption लेके चल रहे हैं ना कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। लीड टाइम का मीनिंग कि अगर आज मैंने ऑर्डर किया तो मुझे 10 दिन के बाद रिसीव हो जाएगा, तो वो मेरा क्या है, लीड टाइम। तो मैं क्या मान के चलती हूँ कि वो मुझे पता है और क्या है, कांस्टेंट। परचेज प्राइस भी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होती। नो बफर इन्वेंट्रीज है। बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ आप उतनी ही इन्वेंट्री होल्ड करते हो, एक्स्ट्रा नहीं लाकर। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एग्जांपल से इन्होंने बताया। देखो, अ कंपनी यूजेस द कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। कितने यूनिट्स एक महीने में यूज हो रही है, 500, तो ईयरली कितनी हो जाएंगी, 500 into 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, एक ही, एनुअल डिमांड, विच आर बॉट इन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.20 ईच फ्रॉम द सप्लायर। कहते हैं उसको सप्लायर से लेके आने का खर्चा कितना है, 1.20। इट कॉस्ट 20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को करने की कितनी हमें कॉस्ट पड़ती है, 20। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड। अब कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, 20%, जितनी भी परसेंटेज गिवन उसका परचेज प्राइस के साथ, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, 2A निकल गया, ये O है अपॉन C। तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, हमारी EOQ। कैलकुलेट कर सकते हो ना, समझ में आ गई पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखो हमारा पॉइंट क्या है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। देखो, अ कंपनी इज प्लानिंग टू, हाँ जी, इसमें जो हमें होल्डिंग कॉस्ट दी हुई थी, कैरिंग भी दी हुई थी। क्यों नहीं दी, होल्डिंग और कैरिंग सेम ही होती है, उनका मीनिंग सेम है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट लिखा हो या टोटल कैरिंग कॉस्ट लिखा हो, सेम मीनिंग होता है। होल्डिंग कॉस्ट को ही कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज 90,800 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इन द ईयर है। कहते हैं कंपनी क्या परचेज करने वाली है, 90,000 यूनिट्स एक ईयर में
द आइटम इज परचेज्ड इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में परचेज कर रहे हैं, एक बॉक्स में कितनी यूनिट्स है 10 आइटम और प्राइस कितना है 200 पर बॉक्स. अ सेफ्टी इन्वेंटरी ऑफ 250 बॉक्सेस इज केप्ट. The cost of holding an inventory in an year is 15% of the purchase price. The cost of placing and receiving the order is to be estimated from the cost data collected relating to the similar orders. Where cost of $5910 were incurred on the 30 orders. It should be assumed that ordering costs change in the proportion to the number of orders placed. 2% should be added to the above ordering cost to allow for inflation. Assume that usage of them will be even for the year. The order quantity which minimize the total cost is. मतलब हमसे इन्होंने क्या पूछा है EOQ कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा लगा दिमाग लगाने की कोशिश करो, फिर करवाती हूँ मैं ही करवाऊंगी पर एक बार कोशिश करो. एनुअल डिमांड देखो क्या होगी. हो गया. चलो देखो इधर, इसमें देखो एनुअल डिमांड कैसे निकलेगी हमारे पास. कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज, इतने यूनिट्स परचेज करने हैं उसने, और एक आइटम इज परचेज, किस में परचेज कर रहे हो हम बॉक्सेस में, तो हम सारी चीजों को बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट्स में गिवन है ना हमारे पास. पर उन्होंने कहा कि आइटम को वो परचेज किस में करते हैं बॉक्सेस में, विच कंटेनिंग द 10 यूनिट्स ऑफ द आइटम. उसमें कितनी यूनिट्स है 10 यूनिट. तो देखो बॉक्स कितने होंगे 90,800 अपॉन 10. तो हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी आ गई है 90,800 अपॉन 10. ये सारी यूनिट्स से हमने ये बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया. हाँ तो हम बॉक्स का ही लगाएंगे. हाँ कितने बॉक्स. हाँ तो ये कितने बॉक्स हो गए हमारे एनुअल डिमांड के 9080. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में उन्होंने कितना कहा था, बेयर कॉस्ट 5910, मतलब ऑर्डरिंग पे कितनी कॉस्ट लग रही है ऑन द 30 ऑर्डर्स. तो पर ऑर्डर की कितनी हो जाएगी 5910 अपॉन 30. और इसके बाद उन्होंने कहा था कि चेंज इन द, इट इज शुड बी अज्यूम दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज इन प्रमोशन टू द नंबर ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड, 2% शुड बी एडेड टू द अबव ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो देखो अगर पहले मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2% है, 2% का मतलब क्या होता है 0.02. ठीक है, तो अगर पहले 1 होगी तो अब कितनी हो जाएगी 1.02. तो अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.02 से. ऐसे कैरिंग कॉस्ट देखो कितनी आएगी हमारे पास. कैरिंग कॉस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि कितने परसेंट लेना है 15% ऑफ द परचेज प्राइस. परचेज प्राइस कितनी है 200 पर बॉक्स, तो 200 का 15%. सारी वैल्यूज पुट करो, अब सारी वैल्यूज कैलकुलेशंस करो इसकी.
सारी कैलकुलेशंस करके, किसकी कैलकुलेशन करके? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ए ओ अपॉन सी। नहीं, करो करो, ट्राई करो बेटा, कोई बात नहीं। निकल गया मुस्कान? कौन सा में आएगा? नियर अबाउट आएगा, हाँ। ये सब ग्रुप को बोल रही थी। थ्री फोर एट हाँ बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे करने लग जाते हैं, हो गई थी तो कितना आ जाएगा देखो, 349 बॉक्सेस, नियर अबाउट आ गया ना ये। हाँ जी कोमल जी, आपका निकल गया? समझ में आ गया कैसे किया? चलो नेक्स्ट देखो, अब ईओक्यू है विद डिस्काउंट। अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट कब होगा? इट इज ऑफन पॉसिबल to negotiate a quantity discount on the purchase price offered by a supplier if bulk orders are placed। कि अगर आप जब बड़ी अमाउंट में ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो आपको थोड़ी सी नेगोशिएशन करके प्राइस कम मिल जाएगा, तो वो तब उस पे क्या आएगा? क्वांटिटी डिस्काउंट। इफ ए क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, दिस विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स। द एनुअल परचेज प्राइस विल डिक्रीज। कहते जो एनुअल परचेज प्राइस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज। अब देखो EOQ when quantity discounts are available, तब क्या होता है? The steps involved in calculating the EOQ when quantity discounts are available are this: calculate the EOQ। कहते हैं EOQ वैसे ही कैलकुलेट कर लो, डिस्काउंट को क्या करो? इग्नोर कर दो। If the EOQ is smaller than the minimum purchase quantity to obtain a bulk discount। कहते हैं अगर आपकी क्या है? EOQ क्या है? छोटी आ रही है, किससे? जो आपने मिनिमम परचेज करनी है क्वांटिटी, ठीक है, तो उसकी वजह से कैलकुलेट द टोटल ऑफ द एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री परचेज कॉस्ट एट द ईओक्यू। कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबका टोटल, एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री परचेज कॉस्ट एट द ईओक्यू। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। कैलकुलेट द एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग एंड परचेज कॉस्ट क्वांटिटी दैट क्वालिफाइज फॉर द बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? कि जितनी क्वांटिटी परचेज करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है इसकी, कि इतनी क्वांटिटी पर हमें क्या मिल जाएगा? हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कंपेयर द टोटल कॉस्ट एंड सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट अल्टरनेटिव। कहते हैं टोटल कॉस्ट को कंपेयर करो, फिर जिसने आपको सबसे कम कॉस्ट कर दी आप उसको क्या कर लो?
सिलेक्ट करो. If there is a further discount available for an even larger order size, repeat the same calculations for the higher discount level. कहते अगर फिर भी आगे कोई further discount available है हमें बड़े size के लिए, तो हमें repeat कर दी सारी calculations बड़े discount के. ठीक है ना? डिस्काउंट के लिए. हाँ. तभी हम देखो अब होता क्या है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें स्कीम्स चलती हैं कि हाँ जी इतनी क्वांटिटी जो है आप ऑर्डर करो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. अब जिसने परचेज करना है तो वो तो पहले सारा कुछ चेक करेगा कि मुझे अगर सामान मंगवाना है तो मुझे इसको रखना भी है ना सामान को मंगा के. डिस्काउंट के लालच में सामान मंगवाने रखने की जगह ना, फिर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है. तो देखो होल्डिंग कॉस्ट को भी चेक करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी चेक करना है, परचेज कॉस्ट को भी चेक करना है. सबकी जो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल में हमारी विदाउट डिस्काउंट. हाँ, कंपेयर द टोटल कॉस्ट एंड सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट अल्टरनेटिव. जिसपे हमें कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी. इफ देयर इज फर्दर डिस्काउंट अवेलेबल फॉर एन इवन लार्जर, देखो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 5000 की क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, पर अगर मैं 6000 करती हूँ तो मुझे डिस्काउंट पहले से भी ज्यादा मिलेगा. देन रिपीट द सेम. तो क्या करो फिर उसके मतलब जो हमने पहले सारी कैलकुलेशंस की है वो दोबारा करो और फिर उसको चेक करो. क्लियर? अब क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा इसका. देखो the EOQ with discounts. A company uses the components at the rate of 500 units per month, which are bought in at a cost of $1.20 each from the supplier. It costs $20 each to place an order regardless the quantity order. कहते कितनी मर्जी क्वांटिटी ऑर्डर करो पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी एक ऑर्डर की? $20. सप्लायर कहता मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा परचेज प्राइस पे अगर आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे 2000 या इससे ज्यादा की. करंट हमारी जो EOQ है वो कितनी है? 1000 की है. टोटल होल्डिंग कॉस्ट है हमारी 20%. शुड द डिस्कते क्या हमें डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम अपनी EOQ के ऊपर भी सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे और 2000 के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है ना वो, तो 2000 के अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे. देखो क्या क्या चीजें हमने कहा था कैलकुलेट करने के लिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट. अब होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, सॉरी ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकल के आएगी? उन्होंने कहा था पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 20. लिखा ना इट कॉस्ट $20 ईच टाइम. 500 यूनिट एक महीने की है तो एक हाँ कितनी आ जाएगी? 500 इंटू 6000 आ गई ना. ठीक है, पर हमें निकालना कितनी यूनिट्स के लिए है? 1000. हाँ तो बटा 1000 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है जी. ऐसे इधर निकालेंगे 6000 हम 2000 इंटू 20 एक के लिए निकालनी है ना हमने. ठीक है, ऐसे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर क्या कैलकुलेट करो? परचेज कॉस्ट. अब देखो यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें? 7440 और यहाँ पे कितनी पड़ रही है? 7128. तो हमें फायदा हो रहा है ना, तो हमें एक्सेप्ट कर. क्लियर है पॉइंट? चलो अच्छी बात है. ये 7th अंडरस्टैंडिंग आपको होमवर्क है. ठीक है, ट्राई करना, फिर आपको समझ में भी आ गया कि आपने क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. देखो नेक्स्ट है ग्रेजुअल replenishment of the inventory. Organizations who replenish the inventory levels gradually by manufacturing their own products internally also need to calculate the most economical batch size to produce. इकोनॉमिकल बैच साइज का मीनिंग है कि कितना उनको यूनिट्स एक टाइम में जो है वो मैन्युफैक्चर करनी चाहिए जिसके उनकी कॉस्ट क्या है? कम हो. ठीक है, अब देखो एक फैक्ट्री है जो एक टाइम पे 10,000 यूनिट्स बना सकती है उसकी मशीन, पर अगर उसमें से सिर्फ वो 1000 बनाएंगे तो उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है ना? तो वही चीज कह रहे हैं ना कि वो चीज चेक करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स को वो कितना बनाए. कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिकल बैच साइज टू प्रोड्यूस. The decisions faced by the organizations that manufacture and store their own products involve deciding whether to produce large batches at the long intervals or produce small batches at the short intervals. कि थोड़े-थोड़े batches में चीजें produce करेंगे, लंबे-लंबे intervals में ज्यादा चीजें बनाएं. An amended EOQ model is used. तो कहते हैं इसके लिए कौन सा मॉडल हेल्प करता है? एक amended EOQ मॉडल है उसमें. The amended EOQ मॉडल को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मॉडल, EBQ. एक तो है EOQ जो हमने पीछे पढ़ा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये है क्या? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मॉडल. As the items are being produced, there is machine setup cost. कहते हैं जब हम आइटम्स को बनाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट किस चीज की आएगी? मशीन की. This replaces. अब इसमें ऑर्डर तो करना नहीं है, इसमें हमें खुद मैन्युफैक्चर करना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं आएगी. क्या आएगी? मशीन सेटअप कॉस्ट. In the EOQ, inventory is replenished instantaneously, whereas here it is replenished over a period of time. Depending on the demand rate, part of the batch will be sold or used while the remainder is still being produced.
कहते हैं अगर हम डिमांड रेट के ऊपर डिपेंड करें तो एक बैच का जो पार्ट है उसको हम सेल भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, जबकि बाकी के रिमाइंडर को भी हमें प्रोड्यूस करना है। Producing the large batches at the long intervals will lead to a low machine setup cost. देखो मैं आपको पहले ही बताया कि हमारी जो मशीन है वो अगर 10,000 की चीज बना सकती है, 10,000 यूनिट्स बना सकती है, तो हम क्या करेंगे, लार्ज बैचेस में प्रोडक्शन करेंगे, इससे हमें फायदा होगा ना। एंड हाई होल्डिंग कॉस्ट लेवल्स एक मिनट, प्रोड्यूसिंग द लार्ज बैचेस एट द लॉन्ग इंटरवल्स विल लीड टू द लो मशीन सेटअप कॉस्ट एंड हाई होल्डिंग कॉस्ट। अगर चीज ज्यादा बन के आएगी तो उसे होल्ड भी तो करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी हमें, हाई। मतलब मशीन की कॉस्ट तो कम पड़ेगी बट होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर स्मॉल बैचेस बनाएंगे तो सिर्फ मशीन की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी और होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है। अब देखो EBQ मॉडल इज प्राइमरी कंसर्न में डिटरमिन द नंबर ऑफ आइटम्स। कहते हैं इसमें हमें ये देखना है, उसमें हम देखते थे कितनी क्वांटिटी को हमें ऑर्डर करना चाहिए जहां पे हमें कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े। और EBQ में हम देखेंगे कितनी हमें क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए बैचेस में ताकि हमारा जो कॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। द फॉर्मूला क्या है, 2CO into D। CO का मतलब क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द वन बैच, ठीक है, एक बैच को सेट करने का, इनटू D का मतलब वही एनुअल डिमांड पर एनम, CH का मतलब होल्डिंग कॉस्ट, 1 माइनस D अपॉन R। D का मीनिंग क्या है, एनुअल डिमांड, R का मीनिंग है एनुअल रिप्लेसमेंट रेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। अब देखो इसकी एग्जांपल है, द फॉलोइंग इज रेलेवेंट फॉर द आइटम X। प्रोडक्शन कहां पे हो रही है, 500 यूनिट्स पर वीक है। वीक से हमने कहां पर जाना है, मंथ पे जाओगे, ये पे जाओगे, चलो देखते हैं किस पे जाते हैं। अब देखो डिमांड कितने यूनिट्स की है पर एनम, 10,000। मतलब हमें एक ही वैल्यू गिवन है जो हमने D वैल्यू पुट करनी है। इवनली स्प्रेड ओवर द 50 वर्किंग वीक्स। गिवन है ना भी 50 वर्किंग वीक्स, तो एनुअल प्रोडक्शन रेट कितना हो गया, 500 into 50। D की वैल्यू हमें गिवन है, सेटअप कॉस्ट भी गिवन है, स्टोरेज कॉस्ट भी गिवन है। कैलकुलेट करनी है EBQ, बस वैल्यूज ही पुट करनी है इसमें। 2CO मतलब कि सेटअप कॉस्ट इनटू डिमांड कितनी है 10,000 अपॉन होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 2.5, 1 माइनस D कितना है 10,000 अपॉन R हमने निकाल लिया था ये, तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 एक बार आपका होमवर्क 7 और 8 दोनों, ठीक है। बस नेक्स्ट कंसेप्ट हम कल ही करेंगे, ठीक है ना। EOQ और EBQ हो गया ना, कर लोगे ना इसको।